आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेल सिग्नलिंग के बारे में कि सेल्स जो हैं वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करती हैं, कैसे जो अलग अलग सिग्नल्स हैं वो सेल्स के द्वारा रिलीज किए जाते हैं और दूसरी सेल्स के द्वारा उनको रिसीव किया जाता है और बदले में क्या क्या अलग अलग जो प्रोसेसेस जो हैं वो कैसे होती हैं और सेल्स जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट कैसे करती हैं। हम जानते हैं कि जो भी सेल्स हैं हमारी बॉडी में या फिर बाहर, चाहे प्लांट्स में हो, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हों, चाहे वो मल्टी सेलुलर कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, सभी के अंदर जो सेल्स हैं वो इंटरेक्ट करती हैं या तो अपनी खुद की सेल्स के साथ में या फिर वो जो बाहर एनवायरनमेंट है उससे मिलने वाले स्टिमुलाइज जो हैं उनके लिए भी रिस्पॉन्ड कर सकती हैं। चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो यीस्ट हो, चाहे वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो, सभी में यही प्रोसेस देखने को मिलती है। जैसे कि हम जानते हैं जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर अगर एक साइड में एक तरफ बैक्टीरिया के कुछ न्यूट्रिएंट्स रखे हुए हैं, चाहे वो अमीनो एसिड हो सकते हैं, ग्लूकोज हो सकता है, चाहे वो और कुछ जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रखे हो सकते हैं, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे केमिकल्स हो सकते हैं जो कि उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हों। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया है वो सेंस करेगा कि इस तरफ न्यूट्रिएंट्स हैं और इस तरफ हमारे लिए जो अगेंस्ट में जो काम करेंगे वो केमिकल्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो केमिकल्स की तरफ ना जा करके कहीं ना कहीं अपने जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी तरफ ही जाना प्रीफर करेगा। इसी तरीके से जो यीस्ट होते हैं, यीस्ट के अंदर जब मेटिंग होती है तो मेटिंग में भी जो सेल्स होती हैं वो आपस में कम्युनिकेट करती हैं कुछ सिग्नल्स के द्वारा, और उन सिग्नल्स को दूसरी जो सेल्स हैं वो रिसीव करती हैं, और इसी तरीके से जो इनमें मेटिंग है यीस्ट के अंदर ये देखने को मिलती है। अब यही जो सिग्नलिंग के जो मेथड है, यही जो कम्युनिकेशन के मेथड हैं, यही हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जाकर के कुछ अलग लेवल पे चले जाते हैं। ठीक है, और इन्हीं सब के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ओके, तो आप साथ में इसमें कुछ नोट्स वगैरह अगर आपको जहां पर लगे वो बना सकते हैं। ओके, सो लेट्स डू इट। तो क्या होता है कि कोई भी एक सेल है, मान लो कि ये एक सेल है ए, ठीक है, और ये कोई दूसरी सेल है बी। ठीक है, इस ए सेल ने कोई सिग्नल रिलीज किया। ठीक है, ये कोई है सिग्नल, और जो बी सेल है, इस बी सेल ने इसको रिसीव किया, और इसको रिसीव करने के लिए कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है, तो मान लिया कि ये कोई रिसेप्टर है इसके ऊपर और इस रिसेप्टर ने इसको रिसीव किया। ठीक है, जैसे ही बी सेल इस सिग्नल को रिसीव करेगी तो इसके इंट्रासेल्यूलर पार्ट में, इसके साइटोसोल में कुछ जो चेंजेस होंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, और उसके बदले में ये जो सेल है ये कुछ रेस्पॉन्स जनरेट करेगी, रेस्पॉन्ड करेगी, ये इसके बदले में कुछ रेस्पॉन्स जनरेट करेगी ये वाली सेल। अब ये जो रेस्पॉन्स है, ये रेस्पॉन्स क्या हो सकता है? ये या तो कोई मेटाबॉलिक रेस्पॉन्स हो सकता है, ठीक है, ये कोई प्रोलिफरेटिव हो सकता है, प्रोलिफरेटिव रेस्पॉन्स का मतलब है कि ये सेल प्रोलिफरेट हो जाए। मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि ये सिग्नल आने के बाद में इसकी मेटाबॉलिज्म जो है उसमें कुछ चेंज हो जाए, या फिर ये प्रोलिफरेट हो सकती है, या फिर इसमें मान लो कि कुछ अपोप्टोसिस की क्रियाएं हो जाएं। ठीक है, इस तरीके की जो अलग अलग रेस्पॉन्सेज हैं वो इस सेल के द्वारा, इस सेल के बिहेवियर को चेंज करने में जरूरी होते हैं, वो इसके द्वारा किए जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो सिग्नल्स हैं, ये जो सिग्नल्स की अपन ने बात की, ये ए सेल के द्वारा रिलीज किए जाने वाले अलग अलग सिग्नल्स हो सकते हैं। ये नॉर्मल जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैसेज हो सकती हैं, या फिर ये कुछ बड़े प्रोटीनियस टाइप के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ये सिग्नल्स या तो गैसेज हो सकती हैं या फिर ये प्रोटीनियस टाइप के, प्रोटीनियस नेचर के कुछ अलग अलग सिग्नल्स हो सकते हैं। अब हम देखते हैं, यहां तक आपको समझ में आया होगा आई होप। तो अब हम देखते हैं कि जो सिग्नलिंग है ये किस तरीके से होती है, जो सेल्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट कैसे करती हैं। तो सिग्नलिंग जो है वो दो तरीके से हो सकती है, एक तो डायरेक्ट सिग्नलिंग और दूसरी है इनडायरेक्ट सिग्नलिंग। ओके, तो हम एक एक करके इनको देखते चलेंगे। तो अब देखने जा रहे हैं हम मेथड्स ऑफ सेल टू सेल इंटरेक्शंस। तो मैंने अभी बात की आपसे कि दो तरीके के मेथड होते हैं सेल टू सेल सिग्नलिंग के, वो हैं क्या क्या? एक तो डायरेक्ट सिग्नलिंग और दूसरा है इनडायरेक्ट सिग्नलिंग। डायरेक्ट सिग्नलिंग में क्या होता है? डायरेक्ट सिग्नलिंग का सीधा सा मतलब है कि जो सेल्स हैं वो आपस में फिजिकली कॉन्टैक्ट में होती हैं। कहने का मतलब एक सेल ये है, इसके द्वारा जो दिया जाने वाला सिग्नल है वो ये है, और जो दूसरी सेल है वो इसके बिल्कुल क्लोज प्रोक्सिमिटी के अंदर यहाँ पर है। ठीक है, ये दूसरी सेल है, और इस दूसरी सेल का ये है रिसेप्टर। तो ये तो है रिसेप्टर
और ये है बी सेल, और ये जो है ये है इसका लिगैंड, और ये है ए सेल। तो ये आपस में जब फिजिकली कॉन्टैक्ट में होती हैं सेल से, तो जो सिग्नलिंग होती है उसको कहा जाता है डायरेक्ट सिग्नलिंग। अब ये जो सिग्नलिंग है ये हमारे टिश्यूज़ में, हमारे जो अलग अलग बॉडी में टिश्यूज़ हैं उनके मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं? क्योंकि ये आसपास की जो सेल्स हैं उन्हीं में ये हैंडशेक टाइप में हो गया ये सिग्नलिंग, तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब सेल्स पास पास में होंगी। तो जब एक सेल की, एक टिश्यू की इंटेग्रिटी को मेंटेन करना होगा तो उस टाइम ये जो डायरेक्ट सिग्नलिंग है ये देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो हमारे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो सिग्नलिंग होती है वो भी डायरेक्ट सिग्नलिंग के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, डायरेक्ट सिग्नलिंग के एग्जाम्पल्स की अगर बात करें अपन, तो इसमें एक एग्जाम्पल तो आता है जैसे कि हमारे जो टिश्यूज के अंदर हमारी जो सेल्स होती हैं उनमें इंटेग्रिन्स और कैडहेरिन्स, ये जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं ये ना सिर्फ आप सेल्स जो हैं उनको आपस में जोड़ के रखते हैं, ना सिर्फ ये मैट्रिक्स के साथ में सेल्स को जोड़ करके रखते हैं, बल्कि ये ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो कि सेल्स में आपस में कम्युनिकेट करने में भी काम में आते हैं। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया, किसका? डायरेक्ट सिग्नलिंग के एग्जाम्पल्स हो गए। इसके अलावा अगला जो एग्जाम्पल है वो है जैसे कि जो डेल्टा नोच रिसेप्टर्स के आपने नाम सुना होगा। तो जो डेल्टा नोच ये तो रिसेप्टर होता है इसमें, और ये इसका लिगैंड होता है। ये अपन देखेंगे बाद में, डेल्टा नोच रिसेप्टर की जब बात करेंगे उसमें देखेंगे ये। तो डेल्टा नोच जो रिसेप्टर्स होते हैं ये भी किस तरीके के डायरेक्ट सिग्नलिंग का ही एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो फास्ट लिगैंड होते हैं, फास्ट लिगैंड और डेथ रिसेप्टर, जो हमारे अपोप्टोसिस के जो पाथवे होते हैं उनके अंदर ये वाला जो प्रोसेस है फास्ट लिगैंड और डेथ रिसेप्टर, ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा कि जो डायरेक्ट सिग्नलिंग है वो फिजिकली कॉन्टैक्ट में जो सेल्स होती हैं उनके द्वारा शो किया जाता है, उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। जो मेंटेनेंस ऑफ टिश्यू की मेंटेनेंस के लिए। इसके अलावा इसका एक और कैरेक्टर बताया मैंने आपको कि ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये दो चीजें बताई कि टिश्यू के मेंटेनेंस में और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान डायरेक्ट सिग्नलिंग देखने को मिलती है, और बाकी डेल्टा नोच रिसेप्टर हो गए, फास्ट डेथ जो रिसेप्टर हैं वो हो गए, इंटेग्रिन्स कैडहेरिन्स जो हो गए, ये सब डायरेक्ट सिग्नलिंग के ही एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा जो है वो है अपना इनडायरेक्ट सिग्नलिंग। अब अपन इनडायरेक्ट सिग्नलिंग के बारे में देखते हैं। तो इनडायरेक्ट सिग्नलिंग का क्या मतलब है? इनडायरेक्ट सिग्नलिंग का मतलब है कि जो सेल्स हैं वो आपस में फिजिकली कांटेक्ट में ना होकर के थोड़े से डिस्टेंस पे होती हैं, और डिस्टेंस से अगर हैं कोई तो ऑब्वियस सी बात है कि एक सेल जो है वो कुछ ना कुछ सिग्नल को रिलीज करना पड़ेगा उसको, ठीक है। और वो जब सिग्नल को रिलीज कर देगी तो दूसरी सेल जो होगी वो उसको रिसीव करेगी, ठीक है। इतनी बात। तो हम देखते हैं कि इनडायरेक्ट सिग्नलिंग में होता क्या है कि एक सेल है, ये अपना जो सिग्नल है उसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स जो है इसके अंदर रिलीज करेगी, और जो दूसरी सेल है, ये ए सेल है, ये बी सेल है, इस बी सेल के जो रिसेप्टर्स होंगे वो इसको यहां पर रिसीव करेंगे, और फिर ये बदले में कोई रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करेंगे। अब ये जो सिग्नल है ये सिग्नल होते हैं क्या? अनस्टेबल सिग्नल्स होते हैं। इनको जल्दी से जल्दी दूसरी सेल के द्वारा रिसीव किया जाना जरूरी है, अदरवाइज ये डिग्रेड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है इनडायरेक्ट सिग्नलिंग। इनडायरेक्ट सिग्नलिंग बेसिकली 3 टाइप की होती है, और ये कौन कौन सी 3 टाइप हैं? पहला तो है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, दूसरा जो है वो है पैराक्राइन सिग्नलिंग, और तीसरा है एंडोक्राइन सिग्नलिंग, ठीक है। तो इनडायरेक्ट सिग्नलिंग जिसमें कि सिग्नल को बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स के अंदर रिलीज किया जाता है, दूसरी सेल के द्वारा उसको रिसीव किया जाता है, और बदले में कोई रेस्पॉन्स जो है वो जनरेट किया जाता है। 3 तरीके की होती है, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, पैराक्राइन सिग्नलिंग और एंडोक्राइन सिग्नलिंग, ठीक है। तो अब हम एक एक करके जो तीनों अपनी सिग्नलिंग है, ऑटोक्राइन, पैराक्राइन और एंडोक्राइन, इनके बारे में डिस्कस करते हैं।
ठीक है। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग का क्या मतलब है? ऑटोक्राइन सिग्नलिंग का, ऑटो का मतलब ही होता है खुद, स्वयं, ठीक है, सेल्फ। कहने का मतलब कि कोई एक सेल है, उस सेल ने, कोई एक सेल है, ए सेल है, इसने कोई सिग्नल रिलीज किया, ठीक है, और इसी सेल ने इस सिग्नल को रिसीव कर लिया, इसी सेल ने इस सिग्नल को रिसीव कर लिया, ठीक है। तो ये, और इसके बदले में फिर ये कोई रेस्पॉन्स जो है वो जनरेट करेगी। तो ऐसी जो सिग्नलिंग होती है इसको कहा जाता है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, ठीक है। ये बेसिकली अगर बात करें अपन इसके एग्जांपल्स की, तो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग जो है, आपने हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम के अंदर ऐसी सिग्नलिंग देखने को मिलती है, जहां पर हमारे जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स का जहां पर मैच्योरेशन होता है, उनका प्रोलिफरेशन होता है किसी भी इम्यून रेस्पॉन्स के अगेंस्ट में, तब ये वाली सिग्नलिंग देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल, जैसे टी लिम्फोसाइट होती है, टी लिम्फोसाइट, तो टी लिम्फोसाइट का जो प्रोलिफरेशन होता है, प्रोलिफरेशन कैसे होता है? जैसे मान लो कि ये टी लिम्फोसाइट है, ठीक है, जैसे ही हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन होता है, कोई इन्फेक्शन होता है, तो टी लिम्फोसाइट जो है वो क्या करेगी, कुछ सिग्नल्स को जनरेट करेगी, और ये जो सिग्नल्स होते हैं ये होते हैं इंटरल्यूकिन 2, IL-2, और ये जो टी लिम्फोसाइट है यही इन सिग्नल्स को रिसीव करेगी, और बदले में रेस्पॉन्स क्या जनरेट होगा? रेस्पॉन्स ये जनरेट होगा कि ये जो सेल है ये प्रोलिफरेट हो जाएगी, ये सेल प्रोलिफरेट हो जाएगी। तो कहने का मतलब, जैसे ही कोई इन्फ्लेमेशन हुआ, टी सेल ने, टी लिम्फोसाइट जो है उसने कोई सिग्नल इंटरल्यूकिन 2 रिलीज किया, खुद ने ही उसको रिसीव किया, और बदले में ये प्रोलिफरेट हो गई, बिल्कुल जो काम जो इसको करना था अब वो जाकर के ये कर सकती है। इसके अलावा जो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग का एक दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है हमारे जो कैंसर सेल्स होते हैं, उनके अंदर भी ऑटोक्राइन सिग्नलिंग देखने को मिलती है। तो दूसरा एग्जाम्पल हो गया इसका कैंसर। तो कैंसर में क्या होता है कि कैंसर जो सेल्स होते हैं उनको बाहर से किसी ग्रोथ फैक्टर की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये खुद ही वो ग्रोथ फैक्टर को अपने बाहर रिलीज करती हैं और खुद ही उसको रिसीव करके और ये आगे सर्वाइव कर जाती हैं, आगे प्रोलिफरेट हो जाती हैं। तो कहने का मतलब सेम ऐसे ही प्रोसेस कैंसर सेल्स में होती है कि ये कोई सेल है, कैंसर सेल, इसने कुछ ग्रोथ फैक्टर्स जो हैं वो रिलीज किए और ये इसी के ऊपर जो सिग्नल्स पाए जाते हैं इन ग्रोथ फैक्टर्स के लिए, ये इनको रिसीव करते हैं और ये वापस से प्रोलिफरेट होकर के सर्वाइव कर जाती है। ये प्रोलिफरेट होती है और ये उसके बाद में सर्वाइव कर जाती है। ठीक है, तो ये सिग्नलिंग है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, खुद ही सिग्नल्स को जनरेट करना, खुद ही उसको रिसीव करना और बदले में खुद ही कोई ना कोई रिस्पॉन्स देना। ये होती है हमारी ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। अब हम देखते हैं अगली हमारी पैराक्राइन सिग्नलिंग। पैराक्राइन सिग्नलिंग, पैराक्राइन सिग्नलिंग को नेबरिंग सेल सिग्नलिंग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो पैराक्राइन सिग्नलिंग है वो आसपास की सेल्स में, जो कि एक सेल यहां है और एक सेल यहां है, ठीक है, लेकिन उनके बीच में गैप है, ठीक है, तो ऐसी जो सिग्नलिंग होती है, इनके आपस में जो कम्युनिकेशन होती है उसको कहा जाता है पैराक्राइन सिग्नलिंग। ठीक है, मान लो कि एक सेल ये है और दूसरी सेल ये है, इसके पास में ही है, मतलब कहीं दूर नहीं है। ऑटोक्राइन में तो क्या किया अपन ने कि एक सेल है, इसने खुद को ही प्रोलिफरेट करवाया है या खुद से ही रेस्पॉन्स जनरेट करवाया है, लेकिन यहां पर ये एक सेल है ए, ये सेल है बी, लेकिन थोड़े से किस पर है, थोड़ा सा बीच में डिस्टेंस, इनके बीच में गैप है। तो ये वाली जो सिग्नलिंग होती है इसको कहा जाता है पैराक्राइन सिग्नलिंग। पैराक्राइन सिग्नलिंग का एक एग्जांपल आपको अच्छे से पता होगा और वो है हमारे जो सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, जो कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो नर्व्स का, कहने का मतलब जो हमारे न्यूरॉन्स जो हैं उनमें जो एक्शन पोटेंशियल का जो प्रोपागेशन होता है वो एग्जाम्पल है पैराक्राइन सिग्नलिंग का। तो ये जो एग्जांपल हम देख रहे हैं, ये देख रहे हैं पैराक्राइन सिग्नलिंग का। इसमें होता क्या है कि जो हमारे सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, जिनके अंदर की न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं, ये इस प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन की टर्मिनल के ऊपर, ये है अपना प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, और ये है हमारा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, तो जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है और जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है, इनके बीच में आपको पता है कि थोड़ा सा गैप होता है, और इसी गैप को अपन क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक क्लेफ्ट, सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोला जाता है इसको। ठीक है,
तो चूंकि ये दो आसपास की सेल्स होगी और इस सेल से निकले हुए जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है ये यहां जाकर के जो हमारे सोडियम लिगेंड गेटेड जो चैनल्स होते हैं, लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल्स, इनके ऊपर जाकर के ये बाइंड होंगे और यहाँ से सोडियम जो चैनल्स हैं उनको ओपन करवा देंगे। ठीक है, और बाकी जो प्रोसेस हैगी वो तो आपको पता ही है। ठीक है, तो ये वाली जो सिग्नलिंग है पैराक्राइन सिग्नलिंग, ये इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा एक तो और एग्जाम्पल्स की अपन बात करते हैं पैराक्राइन सिग्नलिंग के, और वो हैं क्लेफ्ट। तो पैराक्राइन सिग्नलिंग के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? सिनेप्टिक क्लेफ्ट हो गया, जो नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग होती है जो कि वेसोडाइलेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो इसका एग्जांपल हो गया। पीडीजीएफ जो कि हमारे प्लेटलेट डेराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, जो कि ब्लड क्लोटिंग के अंदर या फिर हमारे जो वाउंड हीलिंग होती है उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ईजीएफ जो कि हमारे एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर होते हैं, और जो एनजीएफ है जो कि हमारा न्यूरल ग्रोथ फैक्टर है। तो ये सब के सब एग्जाम्पल्स हैं पैराक्राइन सिग्नलिंग के। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारी एंडोक्राइन सिग्नलिंग की, एंडोक्राइन सिग्नलिंग जो है वो कैसे होती है। तो अगला है हमारा एंडोक्राइन सिग्नलिंग। एंडोक्राइन सिग्नलिंग का क्या मतलब है कि जो सेल्स होती हैं जो कि किसी सिग्नल को जनरेट करती हैं वो कहीं होती हैं, और जो उस सिग्नल को रिसीव करती हैं वो सेल कहीं और होती हैं बॉडी में, और ये जो सिग्नलिंग होती है इसको कहा जाता है एंडोक्राइन सिग्नलिंग। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ईस्ट्रोजन जो होता है, ईस्ट्रोजन फीमेल में ओवरीज के द्वारा जनरेट किया जाता है। ठीक है, लेकिन ये जाकर के काम कहां करता है? ये जो सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है, सेक्सुअल मैच्योरिटी, और इसके अलावा जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इनको जनरेट करवाने में इन सब के अंदर ये रोल प्ले करता है कौन? एस्ट्रोजन। तो ये जनरेट ओवरीज से हो रहा है, लेकिन काम सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स का कर रहा है, जो कि अलग अलग, चाहे वो वॉइस का पतला होना हो, चाहे जो अलग अलग जो भी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन सब के अंदर ये जाकर के काम कर रहा है। तो ये कहीं का सिग्नल है और कहीं जाकर के ये काम कर रहा है। ठीक है, और ऐसी जो सेल्स होती हैं जो कि ऐसे सिग्नल्स को जनरेट करती हैं, इन सेल्स का जो पूरा समूह होता है उसको एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, ऐसे जिनसे कि ये जो सिग्नल्स रिलीज होते हैं इनको कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और इनसे जो जनरेट होने वाले सिग्नल्स जो हैं, यहां से जो सिग्नल्स जनरेट हो रहे हैं, इन सिग्नल्स को कहा जाता है हॉर्मोन्स। इन सिग्नल्स को हॉर्मोन्स कहा जाता है, और ये ब्लड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर के अपना प्रभाव, अपना इफेक्ट जो है वो शो करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने डिस्कस किया कि जो सिग्नलिंग है वो दो प्रकार की, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट के अंदर अपन ने बात की, एक तो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग है, दूसरी है हमारी पैराक्राइन, और तीसरी है हमारी एंडोक्राइन सिग्नलिंग। ठीक है, तो अभी हमने जो बात की है वो ये बात की है कि जो सिग्नल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक, एक सेल से दूसरी सेल तक ट्रेवल करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो सिग्नल्स हैं वो किस टाइप के होते हैं। सिग्नल्स जो है वो दो तरीके के हो सकते हैं, या तो कोई पोलर सिग्नल हो सकता है या फिर कोई नॉन पोलर सिग्नल हो सकता है। तो हम देख रहे हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिग्नल्स, ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं सिग्नल्स की। सिग्नल, तो सिग्नल दो टाइप के हो सकते हैं। पहला तो है नॉन पोलर और दूसरा है पोलर सिग्नल। ठीक है, नॉन पोलर सिग्नल का क्या मतलब है? नॉन पोलर सिग्नल वो सिग्नल होते हैं जो कि हाइड्रोफोबिक सिग्नल होते हैं। ठीक है, हाइड्रोफोबिक सिग्नल्स जो होते हैं उनको हम नॉन पोलर सिग्नल्स कहते हैं। और चूंकि हम जानते हैं कि जो हमारी सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो भी एक नॉन पोलर होती है। ठीक है, ये भी नॉन पोलर ही होती है। तो जो नॉन पोलर सिग्नल्स होते हैं, ये बात कर रहे हैं अपन सिग्नल्स की। ठीक है, तो जो नॉन पोलर सिग्नल्स होते हैं वो जैसे ही सेल के पास में आएंगे, तो चूंकि हमारी सेल मेम्ब्रेन जो है वो भी एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल ही होती है, या नॉन पोलर ही उसकी प्रकृति होती है, उसकी नेचर होती है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स जैसे ही यहाँ पर आएंगे, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, तो ये इसको क्रॉस करके, इसको पार करके सीधा ही साइटोसोल के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, तो इनके जो रिसेप्टर होते हैं, नॉन पोलर सिग्नल्स के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ना होकर के सेल के अंदर पाए जाते हैं, यहां पर इनके रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, एक दूसरे तरीके के जो नॉन पोलर सिग्नल्स हैं वो ऐसे होते हैं जो कि न्यूक्लियस में जाकर के और वहां बाइंड होते हैं। इस तरीके से न्यूक्लियस है, तो ये जो सिग्नल्स हैं, ये सिग्नल्स
यहां जाकर के बाइंड होते हैं और इनके जो रिसेप्टर हैं, इनके रिसेप्टर न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो नॉन पोलर सिग्नल्स सीधे के सीधे जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करके साइटोसोल में चले जाते हैं। कुछ जो सिग्नल्स हैं उनके रिसेप्टर साइटोसोल के अंदर पाए जाते हैं और कुछ जो रिसेप्टर्स हैं उनके कुछ जो सिग्नल्स हैं उनके रिसेप्टर हमारे न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। तो जहां जिसका रिसेप्टर होगा वो वहीं चला जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और है नॉन पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की या जो सिग्नल्स हैं इनकी, कि ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करते हैं। कहने का मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की तरह काम करते हैं। तो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का काम करने का क्या मतलब है कि ये जीन एक्सप्रेशन करवाते हैं, जीन एक्सप्रेशन करवाते हैं। तो ये जैसे ही चाहे वो साइटोसोल के अंदर हो इसका रिसेप्टर, चाहे इसका रिसेप्टर न्यूक्लियस के अंदर हो, अल्टीमेटली ये भी जाएंगे कहां पर, न्यूक्लियस के अंदर ही जाएंगे और डीएनए जो है हमारा उस डीएनए के ऊपर जाकर के बाइंड होंगे और वहां पर जो अलग अलग जो जीन्स हैं उनका एक्सप्रेशन करवाएंगे। तो कहने का मतलब जो नॉन पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोफोबिक होते हैं, इनके जो रिसेप्टर होते हैं वो या तो साइटोसोल के अंदर होंगे या फिर ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर होंगे और अल्टीमेटली जाएंगे कहां पर, बाहर वाले साइटोसोल वाले भी अंदर जाएंगे कहां, न्यूक्लियस के अंदर। और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की तरह काम करते हैं, ये जीन एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व होते हैं, जीन एक्सप्रेशन करवाते हैं हमारे नॉन पोलर सिग्नल्स। और दूसरी तरफ अगर हम देखें पोलर मॉलिक्यूल्स की, तो जो पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं ये चूंकि यहां पर जाएंगे जैसे ही, और हमारी मेम्ब्रेन कैसी है, नॉन पोलर है, तो इसको ऑब्वियस सी बात है कि ये इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे, तो इनके जो रिसेप्टर्स होंगे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ही पाए जाते हैं, तो ये इसको क्रॉस नहीं कर पाते हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि ये हाइड्रोफोबिक है, तो ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं, रिसेप्टर्स ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये हो गए हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और ये हो गए हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स। तो कहने का मतलब इसके जो रिसेप्टर होंगे कहां पाए जाएंगे, हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। तो हमने बात की कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो नॉन पोलर के बारे में अपने बात की कि ये हाइड्रोफोबिक होते हैं और ये सेल कि जो मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करके सीधे साइटोसोल में या फिर सीधे न्यूक्लियस में भी जा सकते हैं। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो जो हमारे स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं जिनका कि प्रिकर्सर कोलेस्ट्रॉल होता है, वो सारे के सारे हार्मोन्स जो हैं वो नॉन पोलर के अंदर आते हैं। और कहने का मतलब मैंने आपको बताया कि जो नॉन पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन का एक्टिवेशन करवाते हैं। ठीक है, तो ये जीन एक्सप्रेशन में हेल्प करते हैं, कहने का मतलब जीन एक्सप्रेशन करवाते हैं। ठीक है, तो चाहे वो हमारा टेस्टोस्टेरोन हो, चाहे वो प्रोजेस्टेरोन हो, चाहे वो एस्ट्रोजन हो, चाहे वो एक्डाइसन हो, चाहे वो मिनरलोकोर्टिकोइड हो, चाहे वो ग्लूकोकोर्टिकोइड हो, चाहे हमारा रेटिनोइक एसिड हो, चाहे हमारा थायरोक्सिन हो, सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, सारे के सारे जो सिग्नल्स हैं ये नॉन पोलर के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, और ये जीन एक्सप्रेशन करवाते हैं, सेल के अंदर जाकर के जो जीन्स होंगे इनसे रिलेटेड उनको एक्सप्रेस करवाएंगे, उनसे प्रोटीन्स का सिंथेसिस करवाएंगे, प्रोटीन्स को बनवाएंगे। इसके बाद में हम देखते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं इनके एग्जांपल क्या क्या। इससे पहले हमारा जो थायरोक्सिन है और जो हमारे स्टेरॉइडल जो हार्मोन्स हैं ये सारे के सारे, ठीक है, इनमें एक डिफरेंस होता है। और डिफरेंस क्या है कि जो हमारा स्टेरॉइड्स जो हैं ये आसानी से डिफ्यूज कर जाते हैं हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, कहने का मतलब अगर ये सेल है, इसकी मेम्ब्रेन ये है, तो हमने बात क्या करी है नॉन पोलर के बारे में कि ये सीधे अंदर चले जाएंगे। ठीक है, अब सीधे अंदर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तो क्रॉस करना पड़ेगा, तो इसके लिए भी दो अलग अलग तरीके के प्रोसेस होते हैं। एक तो जो हमारे स्टेरॉइड हार्मोन जो होते हैं ये तो डिफ्यूजन के द्वारा ही सीधे अंदर जा सकते हैं, लेकिन हमारा जो थायरोक्सिन जो होता है, थायरोक्सिन डिफ्यूजन के द्वारा अंदर ना जा करके बल्कि यहाँ पर कुछ कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, ये कैरियर प्रोटीन्स जो हैं ये T3 या T4 जो भी होगा इसको पकड़ करके अंदर लेकर के जाएंगे और यहाँ पर हमारा जो अंदर DNA होगा, न्यूक्लियस के अंदर DNA होगा, वहाँ पर इसको या फिर उससे पहले साइटोसोल के अंदर इसको लेकर के जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो कैरियर प्रोटीन्स पाए जा रहे हैं, कैरियर प्रोटीन्स
ये हेल्प करते हैं T3 यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन को अंदर ले जाने के अंदर, जबकि हमारे जो स्टेरॉइड्स जो हैं, स्टेरॉइड्स वो आसानी से खुद ही डिफ्यूज होकर के ही अंदर जा सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स का एग्जाम्पल कि पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं जिनके की रिसेप्टर सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर ही पाए जाते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया है कि जो नॉन पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो किस किस तरीके के होते हैं। अब हम बात करते हैं पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की, जो पोलर सिग्नल्स होते हैं जिनके की जो रिसेप्टर्स हैं वो हमारे सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर ही पाए जाते हैं। तो इसके एग्जांपल्स में सबसे पहले आते हैं कुछ अमीनो एसिड्स, जैसे कि ग्लाइसिन है, जैसे कि गाबा है। ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। ठीक है, और इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि ये क्लोराइड जो चैनल्स होते हैं उनको खोल देते हैं, उनको ओपन कर देते हैं। कहने का मतलब अगर ये न्यूरॉन है, ठीक है, और यहां पर अगर आता है अपना ग्लाइसिन या गाबा, तो ये यहां पर पाए जाने वाले जो क्लोराइड आयन चैनल्स हैं इनको ये खोल देंगे। जैसे इसके ऊपर बाइंड होंगे तो ये इनको खोल देंगे, और जैसे ही खोलेंगे तो जो क्लोराइड है वो अंदर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए एक तो अमीनो एसिड। दूसरा अमीनो एसिड जो है वो है एस्पार्टेट और ग्लूटामेट, जो कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जिनका काम क्या है? जिनका काम है सोडियम चैनल्स को ओपन करना, सोडियम चैनल्स को खोलना। इसके अलावा कुछ अमीनो एसिड्स के डेरिवेटिव्स है, चाहे वो हिस्टामिन हो, चाहे वो सेरोटोनिन हो, चाहे वो एपिनेफ्रिन हो, नोरएपिनेफ्रिन हो, डोपामिन हो, ये सब कुछ अमीनो एसिड्स के डेरिवेटिव्स हैं जो कि पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा कुछ पेप्टाइड्स हैं, चाहे वो ADH हो, जैसे ऑक्सीटोसिन हो, जैसे कि बीटा एंडोर्फिन हो, एनकेफेलिन हो, चाहे वो इंसुलिन और ग्लूकागोन हो, चाहे ACTH हो, LH हो, FSH हो, GH हो, एरिथ्रोपोइटिन हो, ये सब के सब जो पेप्टाइड्स हैं ये भी पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के रूप में काम करते हैं। इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सेल की सरफेस पे, सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं, और उनके बाद जो इनकी सिग्नलिंग होती है वो सेल के अंदर की तरफ पूरे के पूरे जो अलग अलग पाथवे जो हैं वो हम एक एक करके बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के बारे में कि नॉन पोलर और पोलर।